शुरुआत करेंगे हम इस चर्चा की, क्योंकि आज आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि अंदेशा यह जताया जा रहा है कि कोई बड़ा एक्शन होगा अशोक सज्जन का, लेकिन पाकिस्तान यह सोचकर चल रहा है कि शायद युद्ध हो सकता है। आज की स्थिति में भारत के सामने क्या ऑप्शन है, और अगर दुनिया की बात करें तो ग्लोबल कम्युनिटी आज की स्थिति में किस तरीके से खड़ी आपको नजर आ रही है? अशोक सज्जन का। अशोक जी, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? चलिए अशोक जी से बात कर लेंगे हम लोग, अशोक सज्जनहार से बात कर लेंगे हम लोग। मोना जी, आप इस चर्चा में शामिल हो रही है, लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से भारत दो स्ट्राइक करने की सोच रहा है। एक तो एफएटीएफ में इससे पहले 2 बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका है, 2012 से 2015 और उसके बाद 2018 से 2022, और इस बार एक बार फिर भारत की तरफ से यह कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान में इस पूरे मामले को लेकर क्या माहौल है, क्या कारण है कि पाकिस्तान सोच रहा है कि युद्ध होगा? बार बार न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि हम दोनों न्यूक्लियर देश है, हमें इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। भारत तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि जो इस आतंक के पीछे लोग हैं उनको सजा दी जाएगी, उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। मुनाला जी, थैंक यू। देखें, जो हुआ पहलगाम में और इनोसेंट्स को मारा गया, वो बहुत अफसोसनाक चीज है और उसको कंडेम करती हूँ मैं। बहुत गलत बात है, और जहां पर भी कोई टेररिस्ट अटैक हो उसको कंडेम करना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो जो विक्टिम्स हैं पहलगाम अटैक के, एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि उनको हर सूरत इंसाफ मिले, और उनके जो भी परपेट्रेटर्स हैं उनको आप उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाएं। बट ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ी चीज को एक फॉल्स फ्लैग के पीछे और एक अजीब सी बात के पीछे छुपाया जा रहा है, क्योंकि आई थिंक एक पेशकश की गई है। आपको लगता है पाकिस्तान गिल्टी है, तो ये तो इस पेशकश से या इस क्या कहते हैं, ऑफर से आप फायदा उठाएं ना, कि क्योंकि पाकिस्तान अगर गिल्टी है तो पाकिस्तान को ये एक्सपोज करने का बहुत अच्छा मौका है। आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो मैंने देखा है, मतलब वो बहुत डेस्परेट कभी कभी नजर आते हैं। आपने एफएटीएफ की बात की, वो खुद मान चुके हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ में लॉबी करते रहे हैं। तो एक दफा फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, एफएटीएफ की जो तलवार थी पाकिस्तान पे से हट गई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वो मेरिट पे निकला, राइट? कोई उसमें कोई गलत चीज नहीं थी। बहुत पाकिस्तान के साथ जो 36 एक्शन पॉइंट्स रखे गए थे वो बहुत मुश्किल थे, पाकिस्तान ने किए, करके दिखाए, और उसकी बेसिस पे पाकिस्तान एफएटीएफ की पूरी उस एक जो प्रोसेस था उससे निकला। अगर आपको लगता है कि आप इसको एक एक्सक्यूज बना के दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी कर सकते हैं, या आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो पहले भी करते रहे हैं, तो मुझे लगता है एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है अ बेटर वे टू गो अबाउट इट इज दिस, कि आप एफएटीएफ के बजाय आप ये जो पेशकश है ये आप माने। और अगर आप एफएटीएफ में भी जाते हैं तो आई थिंक हमें ये भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि वो भी पूछेंगे आपसे कि आपके पास क्या एविडेंस है कि ये 26 जो लोग हैं, जो इनोसेंट्स हैं, जो मारे गए हैं पहलगाम में, वो आपकी तरफ से सिक्योरिटी लैप्स था, जैसे अमरजीत सिंह दौलत जो आपके फॉर्मर रॉ चीफ हैं वो कह रहे हैं, या वो हमारी तरफ से कुछ किया गया था? तो एफएटीएफ आपको लगता है आपसे सवाल नहीं पूछेगा? कहीं ये ना हो कि इंडिया पाकिस्तान को नहीं, फंसाते लैब्स अगर फंसाते है भी, खुद ही फंस जाए। मोना, आप कह रही है लैब्स की बात अलग है, लेकिन जहां से ये टेररिस्ट भारत में घुसते हैं वो तो अब तक कई बार सिद्ध हो चुका है। इससे पहले के हमले भी हमने देख लिए, उरी में अटैक हुआ था, उसके बाद पुलवामा में जिस तरीके से अटैक किया गया, 40 सीआरपीएफ के जवान उसमें मारे गए, उसके बाद एयरबेस पे जिस तरीके से हमला किया गया, हर इन्वेस्टिगेशन में यह निकल कर आया। 26/11 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तब तो हमने लाइव टेररिस्ट ही पकड़ लिया नहीं दी, राइट? था, और उससे साफ नजर आया कि कहीं ना कहीं उसके हैंडल्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। देखिए, और इस बार भी जिस तरीके के उनके पास हथियार मिले हैं, मोना मोना जिस तरीके के हथियार उनके पास मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स उनके पास जिस तरीके से मिले हैं, उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। 26/11 में आईएसआई के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व पाए गए, हैंडलर्स की लिस्ट में। डेविड कोलमन हेडली की गवाही हुई है भारत की अदालत में। एक रेफरेंस है 26/11 का, जो लोग थे जो आपने पकड़े थे, उन सब के बाद आपके फॉर्मर महाराष्ट्र के पुलिस चीफ है एसएम मुशरिफ, उन्होंने किताब लिखी हु किल्ड हेमंत करके। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब सिर्फ, और ये मैं भी जानती हूँ कि 26/11 में घंटों तक वो हमला तो चलता कसाब रहा। कौन था? वो बिल्कुल, मोना, आपको याद वो होगा अगर तब की उसको सरकार किसने में भेजा मंत्री था? है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मान लिया था कि कसाब पाकिस्तान से हैं,
जियो टीवी ने जी स्टोरी की थी देखिए, उस कसाब के यू गांव आर में राइट। जाकर कि किस तरीके से कसाब को रिक्रूट किया गया था। देखिए, कसाब कसाब एक एक कैरेक्टर था, और हम एक हमारे ही फर्स्ट लोगों को हैंड। मरवाने के लिए जाने नहीं जाते हैं किसी भी तरीके से। दसों टेररिस्ट, कसाब का लाइव रिकॉर्डिंग हमारे पास में है जिसमें यह ऑफ कहा गया कोर्स था, और कसाब कसाब की के रिकॉर्डिंग हम सब तमाम ने देखी सबूत है। उस वक्त दिए गए थे। पूरी उसको ग्लोबल किसने कम्युनिटी भेजा उस वक्त था? हमारे आप साथ में थोड़ा थी। पीछे और ट्रैक दूसरी डाउन भी तो बात, करें, राइट? 2 बार एफएटीएफ की लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया, आपको पता है। 2012 से 2015 आप कह रही कि ठीक है उसमें से निकल गए, लेकिन 2012 से 2015 एक बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया, उसके बाद दोबारा 2018 में पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला गया। हर 3 साल के बाद पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में जाकर पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं जी, यह दिक्कत, और ये मैंने आप अभी थोड़ी बात देर में सही कह बताया रहे हैं, कि एक बिकॉज रिव्यू हुआ था इंडिया, पिछले साल, उसमें भी कहा गया कि कहीं ना कहीं उसका खतरा है, टेरर जो फंडिंग की जाती है उसको, उसके डाइवर्जन का खतरा दिखाया जा रहा है। वेल देखिए, एफएटीएफ में पाकिस्तान जाता है, और मैं यही बात कह रही हूँ, जितना आपकी बात मैं मान रही हूँ कि एफएटीएफ ऑल दीज इयर्स पाकिस्तान रहा है इस लिस्ट में, उतनी बात आप भी मेरी माने कि पाकिस्तान निकला भी दो है बार और ऑन मेरिट निकला है। मैं इसीलिए दो तरफ की बात कर रही हूँ कि जो भी वहां पर एक भोंडे किस्म की चीजें दी जाती हैं, उनमें कुछ भी नहीं निकलता। दे आर बेसलेस। बेसलेस एलिगेशंस वहां दी जाती हैं, वो बेसलेस ही निकलती हैं, राइट? इसीलिए पाकिस्तान फिर इवेंचुअली उस लिस्ट से चलिए, निकल जाता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए हमारे यहां पर हमारे लोगों को मारने के लिए बॉम्बिंग नहीं की जाती किसी भी तरीके से। आप ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए। ये भारत है, यहां पर इस तरीके की चीजें नहीं होती है। कई बार, 3 बार अब तक इस बारे में सबूत दिया जा चुका है। कई बार आपके लोग यहां पर आके इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। जो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की आप बात करती हैं, उस पर भरोसा इसके लिए नहीं होता है क्योंकि 26/11 के जो परपेरेटर्स थे, जकी उर रहमान लखवी से लेकर बाकी सारे लोग, उनको पकड़ा गया और उसके बाद अब वो छोड़ दिए गए। किसी पर किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई 26/11 के हमले में। आपको भी इसके बारे में याद है। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी की नेता है, अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। पूर्णिमा जी, हमने दिखाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मामले में क्या भूमिका रखी थी, लेकिन उसके बाद में जब राजनाथ सिंह की तरफ से जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनसे बात की गई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत के साथ में अमेरिका इस स्थिति में खड़ा है। कहां तक अमेरिका का सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की स्थिति में? सिर्फ एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में डालने की बात नहीं है, आईएमएफ के लोन की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्शन की बात होती है भारत की तरफ से, इससे पहले उरी के बाद जो स्ट्राइक किया गया, या पहलगाम पुलवामा के बाद जो स्ट्राइक किया गया, तब अमेरिका ने सपोर्ट किया था भारत को। क्या इस बार भी यही सपोर्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बताया था कि इंडिया के साथ है। हमारी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ भी इंडिया के साथ है, और तमाम कुछ इलेक्टेड लीडर्स भी साथ है। दिख रहा है मुझे ये जो चेंजेस यूनाइटेड स्टेट्स से दिख रहा है अभी, नया नया मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन पुराना 78 साल का जो एक रिश्ता रहा इंडिया के साथ, वो इतना खास तो नहीं रहा यूनाइटेड स्टेट्स की। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया को अभी जो भी करना है इंडिपेंडेंटली करना है। मैं आपको दो चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। ये मोहतरमा जो पहले बात कर रहे थे, वो क्या कैफिए पहन के बैठे हुए थे? आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई बिकॉज मेरे यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। इज शी वेयरिंग द कैफिए जो रिवर टू सी रिप्रेजेंट करता है, वो जो पैलेस्टाइन रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम अमेरिका में अमेरिका की फ्लैग निकाल के उनकी इस्लामिक फ्लैग लगा दी है यहाँ पे, जो वैंडलाइज कर रहे कॉन्स्टेंटली जूस के अगेंस्ट जा रहे, स्पिटिंग कर रहे। I want to make sure I am clear and telling your audience through you as well, sir. This is not an India-Pakistan issue. This is a Muslim versus non-Muslim issue. नहीं तो एक innocent हिंदूस को हिंदू होने के कारण मारा नहीं जाता। और ये जो कॉन्स्टेंटली जो पाकिस्तान से लोग आके इंडिया में हिंदूज को मार रहे, दिस इज नॉट ए न्यू गेम। अब इंडिया की कश्मीर की 14 लोगों की आपकी गवर्नमेंट और आपकी लोगों ने रिलीज किया ना। हर लोगों के सामने मोहम्मद लिखा हुआ है, सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, आप पढ़ के सुना दीजिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपके कंट्री से है कि ये हिंदू
का एक फाइनल लैंड है। पाकिस्तान में जो हिंदू वहां पे बैठे हुए हैं, आज उनको घटाते घटाते 1.5% रह गया है। बांग्लादेश में वहां पे 7.59% रह गया। लेकिन मामला हिंदूज बड़ा है। नॉर्थ इंडिया में, भारत एक सेक्युलर मामला देश ये है और हिंदू भारत मुस्लिम का में मामला हिंदू है, ये मुसलमान के पाकिस्तान नाम और, पर हम लोगों को अलग नहीं करते हैं। जिस तरीके से लेकिन पाकिस्तान के अलग कर, जनरल लेकिन वहां पर लेकिन भाषण आपको करते हैं और कहते हैं कि ये टू लेकिन नेशन सर थियरी का सपोर्ट भी करते हैं और सर उसके साथ आपको साथ ये भी कहते हैं कि हकीकत जो भी कश्मीर में एक्सेप्ट हो रहा है करना उसका हम पड़ेगा सपोर्ट ना। करेंगे। उस हकी- तरीके की बात हकीकत भारत भी में नहीं हो एक्सेप्ट करना सकती पड़ेगा ना पूर्णिमा जी। सर। हकीकत भी एक्सेप्ट करना जी पड़ेगा ना बिल्कुल। हमें। हिंदूज को चलिए, हम शिवकांत शर्मा हमारे साथ में है। लास्ट के ऊपर शिवकांत शर्मा हमारे साथ में यूके से इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवकांत जी, ग्लोबल कम्युनिटी के बारे में बार बार सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन जो यूएन का रेजोल्यूशन हुआ उसमें कुछ चीजें पाकिस्तान की मान ली गई, खास करके जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले पूर्णिमा जी कर रही थी, उस तरीके से उसका जिक्र नहीं किया गया कि धर्म पूछकर मारा गया। और उसके साथ साथ जिस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, द रेजिस्टेंस फोर्स, उसका भी नाम उस रेजोल्यूशन में नहीं डाला गया था। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि अब जो ग्लोबल माइंडसेट है पाकिस्तान को लेकर धीरे धीरे बदल रहा है। इससे पहले जब भी भारत ने इस तरीके की आवाज उठाई थी तब सबूत मांगे गए थे, लेकिन 26/11 के बाद अब पाकिस्तान को क्या उस तरीके से देखा जाता है? क्या आपको लगता है कि इस बार भारत अगर कोई एक्शन लेता है तो ग्लोबल सपोर्ट मिलना उसके लिए आसान होगा, खास करके यूके का? देखिए, यूके का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। आतंकवाद के मामले में यूके का स्टैंड भी एकदम क्लियर है कि आतंकवाद जहां भी होता है यूके उसके अगेंस्ट है। ये बात अलग है कि लड़ाई में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को खतरा ये है कि दोनों परमाणु शक्ति हैं, दोनों के दोनों। और परमाणु शक्ति होने के साथ खतरा पाकिस्तान की तरफ से इसलिए ज्यादा है कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे पास तो पाव के बम हैं और हमारे पास तो आधा किलो के बम हैं। तो उसका इशारा ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी चोट की गई जिससे या हमारी कच्ची होती है या ऐसा लगता है कि हमारी सत्ता जो है वो हमारी कुर्सी हिलती है, तो हम उस स्तर पर आ सकते हैं और इस तरह के डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चिंता पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी आतंकवाद की भर्त्सना करती है, उस मामले में भारत के साथ है। लेकिन भारत अगर कोई बड़ा हमला करता है तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस सूरत में जैसे इसराइल के साथ रही वैसे भारत के साथ आएगी। तब बीच बचाव का प्रयास नहीं, यही किया तो जाए। इंटरेस्टिंग बात है ना। भारत के तरफ से अभी तक एक भी स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं आया है कि हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ देंगे। भारत के तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम तो उन लोगों पर अटैक करेंगे कि जो इस टेरर अटैक के पीछे हैं, इनके आका हैं और जो उनको इस तरीके की जमीन दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, या पुलवामा के बाद में जो एयर स्ट्राइक किया गया, उस तरीके से हमने देखा हुआ है। मोना आलम जी, आप सुन रही है कि किस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी भी इस तरीके का डर लग रहा है कि अगर ये एस्केलेट होता है तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। हमारे साथ में बाकी लोग भी जुड़ चुके हैं। अनिल पांडे, शायद आपकी अगर आवाज ठीक हो गई हो तो बीजिंग का रवैया जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की स्थिति में बाकी लोग जिस तरीके से अपनी भूमिका रख रहे हैं, चाइना अकेला ऐसा देश है कि जो कहता है कि नहीं, पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, हम उनके साथ में खड़े होंगे। लेकिन ये मामला ही अलग है, ये टेररिज्म का मामला है, ये दो देशों के बीच में झगड़े का मामला नहीं है। साहिब, जो आपने सवाल उठाया बिल्कुल वो वाजिब है, क्योंकि चीन आज के दौर में भले ही पाकिस्तान को अपना आयरन मित्र या जिसको कहते हैं हम कि एक बहुत मजबूत दोस्त की तरह मानता है, लेकिन वो भारत को भी एक तरह से दरकिनार भारत के साथ रिश्तों को नहीं कर सकता है। जैसा कि हम हाल के दिनों में हमने देखा है कि चीन ने किस तरह से कदम उठाए हैं भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर। हाल के दिनों में हमारे विदेश मंत्री हों या विदेश सचिव हैं, उनकी चीन के नेताओं से या फिर LAC पर भी चीन के साथ हमारी महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई हैं। तो उससे लगता है कि जाहिर सी बात है कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का पक्षधर है। और ऐसे में जो FATF की बात हो रही है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जा सकता है या नहीं जा सकता है, उसको लेकर मुझे लगता है कि शायद चीन भारत को नाराज नहीं करना चाहेगा। हालांकि भारत की ओर से इससे पहले भी चीन एक बार पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कदम उठा चुका है, जो उसके लिए शायद आसान नहीं था। लेकिन चीन बार बार कहता रहा है कि आतंकवाद के बहुत खिलाफ है। और हाल में हमने जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है, जो अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ है, उसको लेकर चीन ने बिल्कुल भर्त्सना की थी। और यहाँ तक कि चीनी दूतावास जो दिल्ली में है, उन्होंने भी इस मामले को कहा था कि वे भारत के साथ है। निर्दोषों का जो हत्या हुई है उसके खिलाफ उन्होंने बात की थी।
तो जाहिर सी बात है हमको समझ में ये आता है कि, और चीन की ओर से भी बार बार बयान आया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान को एक लेवल कर देने से कि आप अटैक कर सकता है भारत, या उस मामले पर कुछ सीधे आरोप लगा देना, उसको लेकर शायद मुझे लगता है चीन की थोड़ा चिंताएं हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान का, जैसे हम जानते हैं कि दोस्त भी है। भले ही चीन में भी हमने देखा शिनजियांग में भी आतंकवाद का मामला रहा है, चीन उसको कहता है कि वहां पर आतंकवाद का मुद्दा है। नहीं, ये बात तो ठीक है, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया ना, 2018 में जब चीन ने भी भारत के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, एफएटीएफ से जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में डालने के लिए सपोर्ट किया, कहा जा रहा था कि वो फ्रस्ट्रेशन में सपोर्ट किया, कई बार पाकिस्तान से बात करने के बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तब जाकर सपोर्ट किया। लेकिन आज की स्थिति में हमने देखा कि यूएनएससी के रेजोल्यूशन में पहलगाम का नाम हटा दिया गया, वो जो द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम डालने की भारत की तरफ से कोशिश हुई थी उसका नाम हटा दिया गया। यानी एक इस तरीके का रिजोल्यूशन किया गया कि हमारी संवेदनाएं आपके साथ में, कोई ठोस रिजोल्यूशन उसमें नहीं दिखा। तो आज की स्थिति में चीन की इस भूमिका अभी भी डामाडोल नजर आती है ना इसमें, क्योंकि वो अभी डेस्केलेशन भी हो गया है भारत और चीन के बीच में। जो मामला पिछले 2 साल में मामला एक दूसरे के सीमा को लेकर बदल गया था, अब डीएस्केलेशन भी हो गया उसको लेकर। जी बिल्कुल, बात यह है कि चीन, भले ही चीन और भारत के संबंध थोड़ा मजबूत हो रहे हों या बेहतर हो रहे हों, जिसकी उम्मीद की जा रही है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा हम शुरू करने की बहुत जल्द उम्मीद है, लेकिन ये बात है कि चीन और भारत के बीच जो है अभी भी जिसको डेफिसिट कहते हैं कि विश्वास की कमी है, जो आपस में एक म्यूचुअल एक तरह से जो ट्रस्ट होना चाहिए उसमें थोड़ा कमी लगती है। और जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान को लेकर हमेशा चीन बहुत मजबूत एक स्तंभ की तरह उसके साथ खड़ा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि रशिया जैसे हमारा मजबूत दोस्त है, और चीन का भी रशिया बहुत मजबूत दोस्त है, तो उसी तरह पाकिस्तान को बहुत फेवर करता रहा है, उसकी बहुत सारी योजनाएं वहां पर चल रही हैं, सीपैक हो या तमाम चीन की जो योजनाएं हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को भी एक तरह से चीन नाराज नहीं करना चाहेगा, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत इतना बड़ा बाजार है, हमने देखा है कि भारत में चीन का इतना बड़ा 110-20 बिलियन डॉलर का बिजनेस एनुअल हो रहा है,